बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के पॉलिटिकल साइंस के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट पे बात करेंगे और जिन पॉलिटिकल थिंकर्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे उनमें अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है। इसके बाद मंटस्की ने इसके ऊपर काम किया। रूसो की अपनी एक आइडियोलॉजी है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। फिर हम ब्लड शेल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैरियट की क्लासिफिकेशन है, ली कॉ की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और इसका मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज के दौर में जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं वो क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट की क्या देते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत अहम लेक्चर है क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन समझ आ गई स्टेट्स की और गवर्नमेंट्स की तो उसके बाद आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स जो आपके पेपर बी में हैं उनको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट समझ नहीं आती उनका पेपर बी अच्छा नहीं होता और पेपर बी में उनके नंबर अच्छे नहीं आते। पेपर बी में अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप पेपर ए में ये पोर्शन जो मैं अब शुरू करने लगा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट और उसके बाद हमने जो सिस्टम्स पढ़ने हैं गवर्नमेंट के उनको समझ लेंगे तो आपका पेपर बी बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो दो चीज़ों में आपने फ़र्क नोट करना है कि स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। स्टेट और गवर्नमेंट का डिफरेंस मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं और आज इस लेक्चर को शुरू करने से पहले, क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले ये फ़र्क समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। सम राइटर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस क्लासीफाई द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एज द फॉर्म्स ऑफ द स्टेट। जो अर्ली हमारे फिलोसोफर थे, जो उसमें हम अरिस्टोटल की बात करें तो उनके नज़दीक स्टेट और गवर्नमेंट एक ही चीज़ थी, इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ भी क्लासिफिकेशन की है वो गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन की है या उन्होंने स्टेट की क्लासिफिकेशन की है तो उन्होंने उसके लिए एक जैसे टर्म्स यूज किए हैं। ऑल स्टेट्स आर अलाइक इन देयर नेचर एंड ऑल कंबाइन द सेम इसेंशियल एलिमेंट्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी। जब मैंने आपको स्टेट का लेक्चर दिया था तो उसमें हमने ये देखा था कि स्टेट के 4 एलिमेंट हैं जिसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाद उनकी सॉवरेनिटी है। तमाम स्टेट के अंदर ये चारों एलिमेंट मौजूद होते हैं तो इसलिए तमाम स्टेट्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं, उनमें सब में इसेंशियल एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं। डिफरेंस इन पॉपुलेशन एंड टेरिटरी डोंट मेक एनी डिफरेंस इन देयर स्टेटस ऑफ स्टेटहुड। वे भी हमने देखा था कि स्टेट की पॉपुलेशन वेरी करती है और उसकी टेरिटरी और एरिया वेरी करता है। स्टेट की पॉपुलेशन वेरी करने से और उसकी टेरिटरी वेरी करने से भी स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टेट ऐसे ही रहती है। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? फ़र्क 2 चीज़ों पे पड़ता है। स्टेट में डिफरेंस कहाँ पे आते हैं? डिफरेंस आते हैं तो स्टेट की सॉवरेनिटी के क्या प्रिंसिपल्स तय किए हुए हैं और उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा लगाया हुआ है, जो पब्लिक विल कैसे एक्सरसाइज की जाती है, इससे स्टेट्स पे फ़र्क पड़ेगा, या उनकी सॉवरेनिटी के मॉड्यूल्स क्या हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। तो जो स्टेट्स आपस में एक दूसरी से थोड़ी बहुत डिफर करती हैं वो इन 2 एलिमेंट्स की वजह से डिफर करती हैं, आइदर ड्यू टू देयर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी या उनके अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स उन्होंने एक्सरसाइज किए होते हैं उनसे फर्क पड़ता है। स्टेट्स का फर्क जो है वो उनको ऑर्गेनाइज करने में पड़ता है। स्टेट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। द स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन इज इट्स गवर्नमेंट। स्टेट्स हमेशा ऑर्गेनाइज होती है, उनकी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, वो गवर्नमेंट्स उस स्टेट को चला रही होती हैं। तो जो गवर्नमेंट का वहां पे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी वजह से स्टेट जो है वो समझी जाती है या जानी जाती है। एंड इट इज थ्रू द गवर्नमेंट्स इंस्ट्रूमेंट दैट द स्टेट फार्मुलेट्स, एक्सप्रेसेस एंड रियलाइजेज इट्स पर्पस। तो स्टेट ने जो भी काम करना है, पॉलिसी फार्मुलेट करनी है, उसको पॉलिसी को उन्होंने इंप्लीमेंट करना है या उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए भी जो काम करने हैं वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के जरिए करने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो स्टेट के एजेंट होते हैं जिनके जरिए स्टेट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है। द पर्पज ऑफ एवरी स्टेट इज द सेम। हर स्टेट का पर्पज एक ही होता है और वो पर्पज होता है वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। तमाम स्टेट के बनाने का पर्पज ही ये होता है कि वो अपने लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करें, इसके अलावा स्टेट के बनाने का और कोई पर्पज नहीं होता। एंड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाउ द पर्पज ऑफ द स्टेट इज टू बी रियलाइज्ड। और गवर्नमेंट जो है वो इसलिए होती है कि इस पर्पज को, वेलबीइंग ऑफ द पीपल को किस तरीके से रियलाइज किया जाए या किस तरीके से हासिल किया जाए।
तो असल चीज जो है समझने की वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर हम ऑफ गवर्नमेंट समझ लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो स्टेट किस तरीके से काम कर रही है, और उस तरीके से ही हम उस गवर्नमेंट को भी क्लासिफाई करते हैं और उसी तरीके से हम स्टेट को भी क्लासिफाई करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द whose hand is vested the state's legal authority and how this authority is exercised। तो यहां से सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है? पहला काम यह करना होता है कि यह समझना पड़ेगा हमें कि वहां की जो अथॉरिटी है स्टेट की वो डिटरमिन कैसे होती है, वहां की गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, वहां से लोग पावर में कैसे आते हैं, और जब वो पावर में आ जाएं तो फिर वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कैसे करते। हाउ द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, लीगल अथॉरिटी कैसे ट्रांसफर होती है लोगों को, और जब लोगों को लीगल अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाए टू रूल दैट स्टेट तो वो फिर अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कैसे करते हैं। क्या वो अंडर द लॉ रूल्स को ऑब्जर्व करते हुए अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, या वो अपनी एक्सेसिव पावर यूज करते हैं। तो उससे फर्क पड़ता है स्टेट की क्लासिफिकेशन के ऊपर। वेदर द ऑर्गन फॉलो द रूल्स एंड प्रोसीजर इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जिसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट के जुडिशरी है, या गवर्नमेंट के लेजिस्लेटर्स हैं, या पार्लियामेंट है, क्या वो अपने प्रोसीजर्स, रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या नहीं कर रहे। तो इससे स्टेट्स के अंदर फर्क पड़ता है। इससे स्टेट एक दूसरी के साथ जो है वो फर्क करते हैं या डिफरेंट होती। दीज डिफरेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड डिफरेंसेस एंड डिफरेंशिएट वन स्टेट फ्रॉम द अदर। अब जो तरीकाकार है वहां गवर्नमेंट करने का, तरीकाकार है वहां पे अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का, तरीकाकार है वहां से लीगल अथॉरिटी को अटेन करने का, इसमें फर्क होता है। और यही फर्क आगे स्टेट्स की को डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे के साथ। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयरफॉर द एक्चुअल बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स। तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेसिकली एक स्टेट को दूसरी स्टेट से डिफरेंशिएट करती है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की देखें तो, या हम इसको दूसरे लफ्जों में गवर्नमेंट भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ही जो स्टेट्स हैं वो क्लासिफाई होती हैं। जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम अडॉप्ट किया हो किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, उसी से स्टेट जो है वो क्लासिफाई होती है। अदरवाइज स्टेट की अपनी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल हमें दिया क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का, वो अरिस्टोटल ने दिया। द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट फॉलो द कोर्स सेट बाय अरिस्टोटल। अब अरिस्टोटल ने जब ये दिया तो उसका ओरिजिनल थॉट नहीं था अरिस्टोटल का। उसने सबसे पहले सोक्रेट ने एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दी, फिर प्लेटो ने क्लासिफिकेशन दी, उसको रिफाइन किया फिर अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दी, बेसिकली ये तीन फिलोसोफर जितने भी थे उनका कंट्रीब्यूशन था इसमें, जिसको बेस बना के अरिस्टोटल ने अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दी। लेकिन पॉपुलर वो अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट ही है। अरिस्टोटल ने दो क्लासिफिकेशंस, दो प्रिंसिपल्स तय किए जिसकी बुनियाद पर उसने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई। पहला प्रिंसिपल ये था, द नंबर ऑफ पर्सन हु एक्सरसाइज सुप्रीम पावर दैट इज द लोकेशन ऑफ सोवरेनिटी विद इन द स्टेट। कि स्टेट में सोवरेनिटी कहां पे है, किन लोगों के पास सोवरेनिटी है, उन लोगों की तादाद कितनी है जिनके पास सोवरेनिटी है। एक तो प्रिंसिपल उसने ये तय किया। दूसरा प्रिंसिपल ये तय किया, द एंड दे सीक टू सर्व, कि वो नताइज क्या हासिल करना चाहते हैं। तो दो चीजों को बेस बना के उन्होंने अरिस्टोटल ने अपनी क्लासिफिकेशन की। पहले सॉवरेनिटी या अथॉरिटी किसी भी स्टेट के अंदर कितने लोगों के पास है, एक के पास है, ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, या ऑल के पास है। एक तो पहले उसने ये प्रिंसिपल सेट किया कि अथॉरिटी कितने लोगों के पास है या सॉवरेनिटी कितने लोगों के पास है, उससे स्टेट्स को क्लासिफाई किया जा सकता। दूसरा प्रिंसिपल उसने ये तय किया कि स्टेट जो मकासद अपने हासिल करना चाहती है उसकी वजह से भी हम स्टेट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन दो जो बना के उसने अरिस्टोटल ने अपने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दी। तो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन जो है वो हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो पहली उसने कहा कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है स्टेट को। पहले एक नॉर्मल या गुड स्टेट,
और दूसरी परवर्टेड या बैड स्टेट्स। तो ये स्टेट्स दो तरह की होती हैं, गुड स्टेट या बैड स्टेट। अब उसके बाद उसने जो पहली कंडीशन प्रिंसिपल उसने तय किया था कि नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो उसमें अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज करते हैं, उसके हिसाब से उसने कहा कि स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता। पहली कैटेगरी उसकी थी कि रूल ऑफ वन, एक शख्स हुकूमत कर रहा है। दूसरा रूल ऑफ फ्यू, चंद लोग हुकूमत कर रहे हैं। तीसरा रूल ऑफ मेजॉरिटी, कि जो मेजॉरिटी है वो उसमें वो रूल कर रही है, जिसमें रूल ऑफ मैनी आप कर रहे हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि हर इस 3 कैटेगरीज में 2-2 तरह की गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। पहली रूल ऑफ वन में मोनार्की हो सकती है, एक शख्स की हुकूमत, और वो हुकूमत अगर जस्टिफाइड हो, रूल्स के मुताबिक हो, लॉ के मुताबिक हो, वेलफेयर ऑफ द पीपल के मुताबिक हो, तो उसको वो मोनार्की है, वो गुड है। अगर वही टायरेनी में बदल जाए, वही लॉ अपने जाती और सेल्फिश हो जाए, अपने जाती मकासद के लिए काम करे और पब्लिक वेलफेयर का ख्याल ना रखे, ब्रूटल हो जाए, तो उसको वो टायरेनी में बदल जाती है। फिर उसने कहा कि रूल ऑफ फ्यू जो है वो अरिस्टोक्रेसी है, और ये अरिस्टोक्रेसी जो है ये कुछ प्रिंसिपल्स के तहत जो है वो काम करती है, और उसमें अगर वो अपने उन प्रिंसिपल से हट जाए तो फिर ओलिगार्ची बन जाती है। इसी तरह पॉलिटी इज द रूल ऑफ मैनी, और अगर वो खराब हालत में हो जाए या वो बैड हो जाए, अगर वो पॉलिटी जो है वो नॉर्मल रूल्स के मुताबिक हुकूमत कर रहे हों तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो परवर्टेड हो जाए तो देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू डेमोक्रेसी। तो ये 6 क्लासिफिकेशन जो थी वो अरिस्टोटल ने दी। अब हम इन 6 क्लासिफिकेशन की आगे डिटेल देखते हैं कि अरिस्टोटल ने जब ये क्लासिफिकेशन की तो उसका मतबा नजर क्या था। अरिस्टोटल मोनार्की वॉज द बेस्ट एंड टायरेनी वॉज द वर्स्ट। उसके नज़दीक मोनार्की सबसे अच्छा तर्ज हुकूमत था और टायरेनी जो थे वो सबसे खराब तर्ज हुकूमत था। टायरेनी को क्यों खराब वो कहता है, प्लेस द किंग्स हैंड्स आर्बिट्रेरी कंट्रोल ओवर द सिटीजन्स लाइव्स एंड फॉर्च्यून्स एंड ऑल स्टेट अफेयर्स वाज डायरेक्टेड टू हिज ओन गुड। तो बादशाह सलामत को अवाम की कोई फिक्र नहीं होती थी, वो जितने भी काम करता था वो ज़ाती मकासद के लिए बनाता था, अपनी ज़ाती दौलत इकट्ठी करने के लिए, वेल्थ अमेस करने के लिए, अपनी अथॉरिटी को एनहेंस करने के लिए वो तमाम ताकत इस्तेमाल करता था। जितना भी उसके पास पैसा होता था, फंड्स होते थे, रिसोर्सेज होते थे, वो अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करता था, अवाम के ऊपर खर्च नहीं करता। तो ये टायरेनिक हो जाता था। तो इसलिए अरिस्टोटल उसको कहता है कि वो परवर्टेड फॉर्म जो है वो टायरेनी है। अरिस्टोक्रेसी की परवर्टेड फॉर्म में उसने कहा कि ओलिगार्ची है, और ओलिगार्ची क्यों है, द वेल्थी फ्यू रूल द सेल्फिश एंड्स। वेल्थी लोग जो हैं वो चंद लोग इकट्ठे होकर हुकूमत संभाल लेते हैं और वो अपने जाती मकासद के लिए काम करते हैं, एंड दे यूज देयर पावर एंड प्रिविलेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कॉमन मैन। तो वो आम लोगों की ऑपरेशन के लिए काम करते हैं, इसलिए ओलिगार्ची को भी वो कहता है कि वो परवर्ट फॉर्म है। डेमोक्रेसी मेंट द मॉब्स रूल, एंड इन द डेमोक्रेटिक स्टेट द इंटरेस्ट ऑफ नन वर सेफ एज देयर वुड बी कंफ्यूजन एंड ऑल अराउंड। तो डेमोक्रेसी को वो बुरा समझता है, इसलिए कि ये परवर्टेड फॉर्म है पॉलिटी की, और जब डेमोक्रेसी आ जाए तो उसको उसने मॉब रूल का नाम दिया, और मॉब रूल में फिर जो उसके डायनामिक्स हैं उसके तहत किसी की इज्जत महफूज नहीं होती, कोई बंदा महफूज नहीं होता, किसी का माल महफूज नहीं होता। तो जो मॉब जिस तरह के फैसले करना चाहे वो उस तरह के कर लेता है। तो ये 3 हालतें उसने बताई स्टेट की जो परवर्टेड फॉर्म में हैं, और ये तीनों नापसंदीदा हैं, लेकिन सबसे नापसंदीदा उसने कहा कि ये टायरेनिक रूल है। Although Aristotle held monarchy, the rule of a true and good king would be the best, yet at the same time he recognized certain practical difficulties in attaining the best. अरिस्टोटल के नज़दीक जो सबसे उम्दा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्की है, वो बेस्ट है। अगर गुड किंग मिल जाए तो उस जैसी कोई हुकूमत नहीं होती। लेकिन अरिस्टोटल का कहना यह था कि इस तरह का किंग ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, और इस तरह का किंग बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो स्टेट संवर जाती है, और अगर ना मिले तो स्टेट जो है वो टायरेनी की तरफ चली जाती। देयरफॉर ही कंक्लूडेड दैट पॉलिटी वाज द बेस्ट, अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। तो उसके नज़दीक ये था कि अगर ये इस तरह का किंग ना मिल सकता हो, मोनार्की इज द बेस्ट। अगर उसके पास गुड किंग मिल जाए, अगर ये गुड किंग ना मिल सकता हो
तो उसके बाद वो कहता है कि फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ चले और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलाई जाए, तो वो फिर सबसे बेहतर पॉलिटी है। अगर मोनार्क सही नहीं मिल रहा तो उसके बाद वो कहता है कि पॉलिटी उसके बाद सबसे अच्छा तर्ज हुकूमत। Aristotle pointed out that if polity were to disintegrate into the perverted form, the result would not be so bad as the perverted form of monarchy and aristocracy, namely tyranny and oligarchy. अगर पॉलिटी खराब भी हो जाए तो अरिस्टोटल के नज़दीक इसका रिजल्ट उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा जो है वो अगर मोनार्की परवर्ट हो जाए या अरिस्टोक्रेसी परवर्ट हो जाए, तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा बुरे उन लोगों के लिए होते। 2 points about the classification deserve attention. जो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक 2 पॉइंट बहुत अहम हैं जिनको समझने की जरूरत है। फर्स्ट, अरिस्टोटल ड्राज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्ची, whereas modern usage does not differentiate between the two and we often use them synonymously. तो उस वक्त अरिस्टोटल ने जो 2 पॉइंट इस्तेमाल किए वो अरिस्टोक्रेसी का उसने यूज किया और ओलिगार्ची का उसने यूज किया कि अरिस्टोक्रेसी है अगर वो परवर्टेड फॉर्म में चली जाए तो वो ओलिगार्ची बन जाती है। तो आजकल हम अरिस्टोक्रेसी को और ओलिगार्ची को इसी तरह सिनोनिमसली यूज करते हैं। हम इन 2 टर्म्स में आजकल के जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं वो तमीज नहीं करते। दूसरा, सेकेंडली, डेमोक्रेसी ऑफ अरिस्टोटल हैड नॉट द सेम मीनिंग एज इट हैज फॉर अस। डेमोक्रेसी की जब बात कर रहा है अरिस्टोटल तो वो डेमोक्रेसी से मुराद वो वाली डेमोक्रेसी नहीं है जो हम आजकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी की बहुत रिफाइंड फॉर्म है जिसके अंदर हम आज गए हुए हैं। अरिस्टोटल ने इसके लिए लफ्ज पॉलिटी यूज किया था जिसके लिए हम डेमोक्रेसी यूज करते हैं। डेमोक्रेसी का लफ्ज जो अरिस्टोटल यूज करता है वो मोबोक्रेसी के लिए यूज करता है, जहां पे अवाम खुद उठ खड़े हों सारे के सारे और वो हुकूमत संभाल लें और अपनी मर्जी के फैसले करने शुरू कर दें। तो डेमोक्रेसी अगर उस सेंस में देखी जाए जिस सेंस में ये लफ्ज अरिस्टोटल ने यूज किया था, तो वो आज की डेमोक्रेसी से और आज के डेमोक्रेटिक रूल्स और डेमोक्रेटिक नॉर्म से बहुत हटके एक तरह की तर्ज हुकूमत थी। और वो अरिस्टोटल उसको जो है वो बाकी परवर्टेड फॉर्म से अच्छा समझता है, लेकिन उसके नज़दीक, अरिस्टोटल के नज़दीक, अगर पॉलिटी हो विद रूल्स एंड रेगुलेशन तो वो एक अच्छा तर्ज हुकूमत हो सकती। He regarded it as perverted form, a mob rule, whereas we regarded democracy as the best form of government. तो जो फर्क जो है उस वक्त की डेमोक्रेसी में और आज की डेमोक्रेसी में कि उसको अरिस्टोटल उसको मॉब रूल का नाम देता है और हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये अंडर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और अंडर सेट रूल्स है जिसके अंदर हर बंदे की इक्वालिटी है और हर बंदे को सोशल जस्टिस मिल रहा है। तो ये फर्क है डेमोक्रेसी का जब हम टर्म यूज करते हैं और अरिस्टोटल ने जब यूज की थी। द परवर्टेड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न यूज इज मोबोक्रेसी और ओक्लोक्रेसी। तो आज के दौर में जो परवर्टेड फॉर्म है डेमोक्रेसी की उसको हम मोबोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम जैसे हम लफ्ज यूज करते हैं मॉब जस्टिस, तो इसी तरीके से वो मोबोक्रेसी है कि अवाम जब हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों और हुकूमत संभाल लें तो फिर जिस तरह का चाहे मर्जी फैसला कर दें, ना उन्होंने किसी लॉ को फॉलो करना है, ना किसी रूल को प्रोसीजर करना, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। तो वो मॉब जिस तरह का मेंटेलिटी बन जाए उस तरह का फैसला कर देता है। इसको मोबोक्रेसी भी कहते हैं, ऑक्लोक्रेसी भी कहते हैं। Moreover, modern sociologists have clearly shown that there is no government of the many. और आजकल के जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अरिस्टोक्रेसी वाला या ओलिगार्ची वाला कि जिसमें चंद लोगों की हुकूमत हो। यहाँ तो रूल्स हैं, सेट हैं, उसी तरह कैबिनेट बननी है और वो कैबिनेट में जो है वो फ्यू पीपल होते हैं, मैनी नहीं हो सकते। ऑल गवर्नमेंट्स आर रियली गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यू और इन फैक्ट ओलिगार्ची। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आजकल बनी हुई हैं ये गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यू होती हैं। इसमें कैबिनेट है, बस वो कैबिनेट ने तमाम फैसले करने हैं, और या पार्लियामेंट है आपकी, उन लोगों ने फैसले करने हैं मिलके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ मैनी नहीं होती। डिस्पाइट द प्रैग्मेटिक प्रोग्रेशन, अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन हैज बीन सब्जेक्ट टू सीवियर क्रिटिसिज्म। इस पे इसकी क्लासिफिकेशन पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ।
it is argued that his classification is not heated on any scientific principle, as it emphasizes the quantitative rather than qualitative aspect. His division is mechanical and not spiritual in character. तो वो कहते हैं कि ये इस पे किसी ये सिर्फ क्वांटिटेटिव बेस पे है कि लोगों की तादाद के ऊपर इसने फैसला कर दिया है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसका मिसिंग है, तो इसलिए वो कहते हैं ये प्रैग्मेटिक नहीं है, अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन प्रैग्मेटिक नहीं. बट दिस क्रिटिसिज्म डज नॉट होल्ड गुड. अरिस्टोटल इग्नोर्स various stages in the development of the people's political consciousness, but he was ethical and spiritual, whether the form of government is monarchy or aristocracy or polity. तो एक चीज उसमें जरूर है, इसकी जो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी कि उसने एक एथिकल और स्पिरिचुअल फैक्टर जरूर देखा है उसमें, इसको माइनस नहीं किया उसने. फॉर्म गवर्नमेंट की कोई भी हो, वो मोनार्की हो, अरिस्टोक्रेसी हो या पॉलिटी हो, लेकिन वो एथिकल वैल्यूज़ को और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करता है कि हुकूमत की क्लासिफिकेशन कैसी है, और उसका पर्पस जो है वो ये है वेलफेयर स्टेट कायम. द मॉडर्न राइटर्स ड्रॉप द एथिकल और क्वालिटेटिव बेसिस एंड क्लासिफाइड गवर्नमेंट्स ऑन द क्वांटिटेटिव बेसिस अलोन. तो आजकल के जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इसका क्वालिटेटिव फैक्टर जो है वो मिस कर दिया है और एथिकल फैक्टर भी मिस कर दिया है. अब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इलेक्ट होके आ गई, जैसे भी होके आ गई, तो वो उसका क्वांटिटेटिव बेसिस है जो है उसी पे बात करते हैं, क्योंकि जब अवामुन नास को फैसला करने का इख्तियार दे दिया जाता है तो यहाँ पे जो है वो क्वालिटेटिव चीज़ें नहीं रहती, क्वांटिटेटिव चीज़ें हो जाती. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्कीज, अरिस्टोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज बिकेम द जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म अंडर वर्ल्ड वॉर वन. तो वर्ल्ड वॉर वन तक जो तीन तरह की गवर्नमेंट्स क्लासिफिकेशन चल रही थी, उसमें मोनार्की थी, उस वक्त मोनार्कीज भी थी, अरिस्टोक्रेसीज भी थी, और उस वक्त डेमोक्रेसीज भी थी. ये तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर वन तक चल रहे थे. व्हेन डेमोक्रेसी मर्ज्ड अदर्स एक्सेप्ट द सब्जेक्ट कंट्रीज, कॉलोनीज, डिपेंडेंसीज एंड ट्रस्ट टेरिटरीज, अदर वेयर डिक्टेटरशिप हैड बीन एस्टैब्लिश्ड. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद फिर बाकी अरिस्टोक्रेसीज और मोनार्कीज खत्म होना शुरू हो गई और सिर्फ डेमोक्रेसी एक बच गई जो मुल्कों में तर्ज हुकूमत रह गया. उसके अलावा कुछ मुल्क ऐसे थे जहां पे कॉलोनीज थी, या यहाँ पे कुछ मुल्क ऐसे थे जहां पे डिक्टेटरशिप थी. तो आजकल मुरवजा फॉर्म जो है वो मोनार्कीज बहुत कम है और अरिस्टोक्रेसीज नहीं है, डेमोक्रेसीज मौजूद है, और इसके कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गई है, और इस वक्त तमाम मुल्क जो हैं वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हैं और उनके अंदर डेमोक्रेसीज है, या कुछ मुल्कों के अंदर मोनार्कीज हैं. तो बाकी ये दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं. इसमें अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन के बाद हम देखते हैं मंटेस्की ने इसके ऊपर काम किया, और मंटेस्की के मुताबिक जो प्रपोज्ड उसने थ्री फोल्ड डिवीजन किए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के, वो उसने रिपब्लिकन की, मोनार्किकल एंड डिस्पोटिक गवर्नमेंट. उसने कहा तीन तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक रिपब्लिक जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, दूसरा उसने मोनार्की कहा, और तीसरी उन्हें डिस्पोटिक गवर्नमेंट कहा. डिस्पोटिक गवर्नमेंट में वो हैं जो डिक्टेटर्स हैं या इस तरह की गवर्नमेंट्स हैं. रिपब्लिकन गवर्नमेंट इज दैट द पीपल एज अ बॉडी और इवन अ पार्ट ऑफ द पीपल पोजेसेस सॉवरेन पावर. रिपब्लिक वो है जहां जो अथॉरिटी है या सॉवरेनिटी है दैट रेस्ट विद द पीपल. लोग फैसला करते हैं उन्होंने किसको हुकूमत देनी है, तो उसको रिपब्लिक कहता है. और ये रिपब्लिक की वो डेमोक्रेसी की एक रिपब्लिकन एक फॉर्म है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. तो रिपब्लिक भी कहते हैं उसको, डेमोक्रेसीज भी कहते हैं. तो एक तो ये है कि पावर जो है वो लोग फैसला करें कि उन्होंने पावर किसको देनी है. अंडर मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज रूल बाय वन पर्सन बट ही गवर्न्स ओनली बाय फिक्स्ड एंड एस्टैब्लिश्ड लॉज. तो मोनार्की में एक शख्स की हुकूमत होती है, लेकिन वो एक शख्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के और एस्टैब्लिश्ड रूल्स के तहत ही हुकूमत करता है, वो अपनी मनमानी नहीं करता. तो दूसरा जो मंटेस्की की क्लासिफिकेशन है वो मोनार्की है जिसमें रूल ऑफ वन है. तीसरी उसकी क्लासिफिकेशन जो है दैट इज डिस्पोटिक. रूसो ने भी इसी तरह क्लासिफाई किया. रूसो डिवाइडेड गवर्नमेंट्स इनटू मोनार्कीज, अरिस्टोक्रेसीज एंड डेमोक्रेसीज. तो उसने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी, ये वही बेसिकली तीन क्लासिफिकेशन है जो हम देखते आ रहे हैं कि अरिस्टोटल ने जिनके ऊपर काम किया है.
और उसी तरह की मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ही सब डिवाइडेड अरिस्टोक्रेसीज इनटू 3 फॉर्म्स। उन्होंने अरिस्टोक्रेसी को 3 फॉर्म में आगे डिवाइड किया। एक उसने कहा कि ये मैनुअल है, दूसरी इलेक्टिव है और तीसरी हेरिडिटरी है। और ही कंसिडर्ड इलेक्टिव अरिस्टोक्रेसी एज द बेस्ट एंड हेरिडिटरी द वर्स्ट। तो रोसो के नज़दीक अगर अरिस्टोक्रेसी इलेक्टेड हो तो वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर अरिस्टोक्रेसी हेरिडिटरी हो जाए तो वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। रूसो वॉज अ ग्रेट चैंपियन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन उसने कहा कि आजकल के दौर में अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, लोग फैसला करें कि उन्होंने इख्तियार किसको देना है, तो ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ही ऑल्सो एडमिटेड द एग्जिस्टेंट ऑफ मिक्सड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ जगहों पे मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रूसो कहता है कि वो भी प्रैक्टिकल है और वो भी कुछ जगहों पे प्रैक्टिस हो रही हैं। तो इस तरह रूसो का जो क्लासिफिकेशन है वो मोनार्कीज, अरिस्टोक्रेसीज और डेमोक्रेसीज है, और उसके बाद उसने डेमोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस किया है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्लंटशेल का जो है स्विस ज्यूरिस्ट है, इसने भी क्लासिफिकेशन की है, गिव्स अस एन अदर क्लासिफिकेशन। ही एक्सेप्टेड एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन एज फंडामेंटल बट एडेड टू इट वन फॉर्म ऑफ हिज ओन। उसने कहा कि एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन बहुत जामे है, लेकिन उसमें उसने एक ऐड किया। वो उसने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है वो मोनार्कीज हैं, एरिस्टोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं एंड थियोक्रेसी। उसने थियोक्रेसी वाला एलिमेंट इसके अंदर ऐड किया। थियोक्रेसी इज द फॉर्म, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम पावर इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। वो थियोक्रेसी वो है जो मजहब की बुनियाद पे की जाए, जो डिवाइन रूल के वजह से की जाए, जो नजरिया की वजह से, किसी एक खास स्पेसिफिक नजरिए की वजह से की जाए। अ गुड, अ गॉड और सम अदर सुपर ह्यूमन बीइंग्स, और उसको ताबीर किया जाए कि ये अहकामात रब्बानी है या अल्लाह ताला के अहकामात हैं या किसी और सुपर ह्यूमन बीइंग के अहकामात की रोशनी में ये हुकूमत बनाई जा रही है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं। तो ब्लंटशेल ने इसमें 3 क्लासिफिकेशन जो अरिस्टोटल वाली थी उसमें उसने एक और जो है वो ऐड कर दी, दैट इज थियोक्रेसी। द मैन हु एक्सरसाइज अथॉरिटी आर डिप्टीज और वाइस रेजेंट ऑफ गॉड और ए गॉड। जो लोग हुक्मरानी करें उनकी अथॉरिटी ये है कि वो अपनी कोई उनके पास पावर नहीं होती, वो गॉड की तरफ से दी गई जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं और उसके डिप्टीज के तौर पर काम करते हैं या उसके वायसराय के तौर पर काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लंटशेल, a theocracy is a normal form of government, but when it becomes perverted, it is known as democracy. वो इसको कहता है कि ये ब्लंटशेल कहता है कि ये एक नॉर्मल तर्ज हुकूमत है थियोक्रेसी भी, और जब ये परवर्टेड हो जाती है तो ये फिर डेमोक्रेसी बनती है। सच क्लासिफिकेशन however seems quite fallacious, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को बाकी जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं या पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं वो उसकी इस बात को नहीं मानते कि जो थियोक्रेसी है जब ये परवर्टेड हो जाए तो ये डेमोक्रेसी का रूप धार लेती है। वो डेमोक्रेसी एक अलग तर्ज हुकूमत है और थियोक्रेसी एक अलग तर्ज। इसके बाद अगली क्लासिफिकेशन जो दी वो J.A.R. मैरियट ने दी, जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। ही क्लासिफाइड, उसने भी 3 तरह की क्लासिफिकेशन की। उसने कहा कि ये क्लासिफिकेशन जो है ये इसके 3 तरीके होते हैं किसी भी स्टेट को क्लासिफाई करने के। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुप्रीम पावर, कि उस स्टेट में पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही। दूसरा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर ही वजाहत करती है कि वहाँ पे तर्ज हुक्मरानी किस तरह का होगा। चौथा रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जेक्टिव, कि उनकी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान रिलेशनशिप की नौइयत क्या है, इससे डिसाइड होता है कि उस मुल्क के अंदर तर्ज हुकूमत किस तरह का है। तो मैरियट के मुताबिक ये 3 क्राइटेरियाज उसने रखे जिसके मुताबिक स्टेट को क्लासिफाई। सबसे पहले क्लासिफाइज इनटू 3 फोल्ड्स। ही एक्सेप्ट एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन एज फंडामेंटल बट रिगार्ड्स इट एज इनएडिक्वेट फॉर मॉडर्न गवर्नमेंट। उसने कहा कि क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की ठीक है, यही 3 बनते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न दौर के अंदर ये तीनों जो है वो इनएडिक्वेट हैं। इसको वजाहत करने में कि स्टेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती या क्या होती।
Marriott's first basis of classification is the distribution of the power of government. उसने कहा कि पहली जो असूल है या प्रिंसिपल है किसी भी स्टेट को क्लासिफाई करने का, वो ये है कि उस मुल्क के अंदर या उस स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर गवर्नमेंट की कैसे। गवर्नमेंट्स आर अकॉर्डिंगली डिवाइडेड इनटू यूनिटरी एंड फेडरल। उसने कहा कि गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक गवर्नमेंट वो है जो यूनिटरी है और दूसरी गवर्नमेंट वो है जो फेडरल गवर्नमेंट है। तो उस मुल्क के अंदर किस किस्म का निज़ाम आपने रखना है। अगर यूनिटी रखना है तो वहाँ पे और तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर फेडरल रखना है तो वहाँ पे और तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो उसने कहा कि पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है, हमें ये देखना होगा कि उस मुल्क के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है वो यूनिटरी है या उसने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखा। यूनिटरी गवर्नमेंट जो है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट द सेंटर। यूनिटरी गवर्नमेंट में सूबे नहीं होते, उसमें सूबाई हुकूमत नहीं होती, उसमें सिर्फ एक मरकजी हुकूमत होती है, सूबों का वजूद नहीं होता, सूबों की अपनी हुकूमत नहीं होती। और सूबों में काम जो किया जाता है वो फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव या उनके डेलीगेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो फेडरेशन का काम सूबों में करते हैं। तो सूबाई हुकूमतें नहीं होती, तो नीचे सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं और ऊपर फेडरल गवर्नमेंट होती है। दरमियान वाला टीयर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, यूनिटी गवर्नमेंट में ये नहीं होता। और ये काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट अपने किसी और रिप्रेजेंटेटिव या अपने किसी और एजेंट के जरिए ये काम करवाती। The provincial governments enjoy only delegated powers as they are created by the central government. सूबों के पास अपना कोई इख्तियार नहीं होता, सूबा की अपनी गवर्नमेंट नहीं होती, वो जितने डेलीगेशन फेडरल गवर्नमेंट कर दे बस उतनी डेलीगेशन के साथ वो काम। तो बेसिकली दो गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और एक नीचे उनकी लोकल गवर्नमेंट होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। इसमें अथॉरिटी इज डिवाइडेड बिटवीन द टू सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें दो गवर्नमेंट्स होती हैं और दोनों गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनी होती हैं और दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आइन के अंदर लिखी होती। फेडरल गवर्नमेंट अपने आइन में जो पावर्स दी हुई हैं उनके तहत काम करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको आइन के तहत जो पावर्स दी हुई होती हैं वो उसके तहत करती हैं। और दोनों गवर्नमेंट्स के अपने अपने स्फीयर ऑफ अथॉरिटी है और अपने अपना स्फीयर ऑफ वर्क है और अपना अपना स्फीयर ऑफ सोवरेनिटी है। तो एक दूसरे के स्फीयर में वो इंटरफियर नहीं करते। Both the part of government enjoy original powers granted to them by the Constitution and each is autonomous in its own sphere of jurisdiction. तो जो मैरियट की क्लासिफिकेशन थी उसकी पहली क्लासिफिकेशन ये है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वहाँ की स्टेट की क्लासिफिकेशन क्या होगी। अगर यूनिटरी हो सकती है या फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। और उसने यूनिटरी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि क्या है और फेडरल के उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि क्या है। तो पहली क्लासिफिकेशन जो मैरियट की है वो प्रिंसिपल उसने तय किया कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या बने, या यूनिटरी बनेगी या फेडरल। मैरियट्स नेक्स्ट बेसिस इज दैट द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा उसने कहा कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर क्या है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, उसको कोई अमेंड नहीं कर सकता आके, या अमेंड करना उसको मुश्किल है, या वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और उसको आराम के साथ सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको अमेंड किया जा सकता। उसका मैरियट का कहना यह था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो एक गिवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारी उम्र गुजार देंगे क्योंकि उसको अमेंड करना बड़ा मुश्किल हो। और अगर उसको आसान हो तो जहां भी उनको कोई मुश्किल पेश आएगी वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करके अपना जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। तो उसने कहा कि दूसरी क्लासिफिकेशन उसकी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल। थर्ड प्लेस इज द बेसिस क्लासिफिकेशन इज द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तीसरी बेसिस उसने कहा कि ये देखनी पड़ेगी हमें कि वहाँ की लेजिस्लेशन में या एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में रिलेशनशिप की नौयत क्या है। रिलेशनशिप की नौयत दो तरह की। When the executive is superior to the legislature, the form of government is despotic.
उसने कहा कि अगर तो लेजिस्लेचर जो है, एग्जेक्टिव जो हैं, अगर एग्जेक्टिव ये समझे कि वो लेजिस्लेचर से सुपीरियर हैं, तो इसका मतलब है वहां पे डिस्पोटिक गवर्नमेंट। अब आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि जहां जहां भी आर्मी टेक ओवर हुआ है दुनिया में किसी भी खित्ते में, उन्होंने हमेशा लेजिस्लेचर को अपना सबॉर्डिनेट बना के रखा है और खुद वो लेजिस्लेचर से सुपीरियर होते हैं। तो मैरियट कहता है कि जिस मुल्क के अंदर एग्जेक्टिव सुपीरियर हो और लेजिस्लेचर उनकी सबसर्विएंट हो, तो वहां पे गवर्नमेंट हमेशा डिस्पोटिक होगी। पहली कंडीशन उसने रख दी, डिस्पोटिक है। दूसरी, इफ द एग्जेक्टिव इज कोऑर्डिनेट इन पावर विद द लेजिस्लेचर, अगर एग्जेक्टिव जो है वो पावर में हिस्सेदार हो लेजिस्लेचर के साथ, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट, तो ये गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल होगी। अगर एग्जेक्टिव हिस्सेदार है पावर में विद दी लेजिस्लेचर, तो इसका मतलब वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट अपनी बाकायदा पावर्स ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। इफ द एग्जेक्टिव इज सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट। अगर एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर के सबऑर्डिनेट है, तो फिर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पे लेजिस्लेचर जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, लेजिस्लेचर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको हटा सकती है। तो ये पावर जो है ये फिर आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। तो मैरियट की क्लासिफिकेशन डिस्पोटिक की, अगर एग्जेक्टिव पावरफुल है, रूल करती है, डिक्टेट करती है लेजिस्लेचर को, तो डिस्पोटिक है। अगर पावर ज्यादा एग्जेक्टिव के पास है, तो वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर पावर पार्लियामेंट के पास ज्यादा है एग्जेक्टिव की निस्बत, तो वो फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह उसने मैरियट ने 3 क्लासिफिकेशन की हैं। इसके बाद अगली क्लासिफिकेशन जो है ये स्टीफन पीकॉक ने की है। स्टीफन पीकॉक वाज कैनेडियन। क्लासिफिकेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू वन गिवन बाय द मैरियट। इसकी क्लासिफिकेशन मैरियट के मुताबिक ही है। However, he does not attempt to include all the historical forms of the state's evolution in classification. Leacock confines himself to actually existing type of the government. तो इसकी जो existing governments थी, इस पे उसने सिर्फ उसी पे काम किया और इसने जो क्लासिफिकेशन दी उसके मुताबिक ही फंडामेंटली डिवीजन इज बिटवीन डिस्पोटिक एंड डेमोक्रेटिक टाइप। उसने कहा 2 बड़ी जो है वो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्पोटिक है और दूसरी क्लासिफिकेशन डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट सिर्फ 2 तरह की, एक डिस्पोटिक होती है और दूसरी डेमोक्रेटिक। इन अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट द सॉवरेन पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन सिंगल पर्सन हु रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज। जो डिस्पोटिक गवर्नमेंट है वो ये डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें होती हैं जिसमें पावर्स एक बंदे के पास है और वो अपनी स्वीट विल के मुताबिक हुकूमत चलाता है। वो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो नहीं करता, वो अपनी मनमानी करता है, अपनी मर्जी करता है। तो इसको लीकॉक कहता है कि ये डिस्पोटिक गवर्नमेंट। इन अ डेमोक्रेसी द सॉवरेन पावर रिजाइड्स इन द पीपल और अ मेजॉरिटी ऑफ देम। तो डेमोक्रेसी में जो सॉवरेन पावर है ये लोगों के पास है और वो जिसको चाहे अपना हुक्मरान बना ले या उनमें से जो अक्सरियत जिसको चाहे अपना हुक्मरान बना ले। तो लीकॉक बेसिकली ये 2 क्लासिफिकेशंस की बात करता है और इसमें जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको फिर आगे 2 हिस्सों में तकसीम करता है कि डेमोक्रेसी की भी 2 किस्में होती हैं। पहली किस्म वो कहता है कि लिमिटेड मोनार्की है और दूसरी वो कहता है रिपब्लिक है। तो लीकॉक के नज़दीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की आगे 2 किस्में हैं, एक लिमिटेड मोनार्की है और एक रिपब्लिक है। लिमिटेड मोनार्की वो कहता है द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अ किंग बट हिज अथॉरिटी इज लिमिटेड। उसकी अथॉरिटी लिमिटेड है, वो लिमिटेड मोनार्की है। और मिसाल वो यूनाइटेड किंगडम की देता है कि यूनाइटेड किंगडम में लिमिटेड मोनार्की है। वो मोनार्क जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स जो एंजॉय नहीं करता या वो सॉवरियन नहीं है। बरतानिया में कहा जाता है कि किंग जो है रेन्स, द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल। तो उसमें कहा कि ये इस तरह की अगर आपके पास है मोनार्की तो इसको वो कहते हैं ये लिमिटेड मोनार्की है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं। और रिपब्लिकन गवर्नमेंट में द एग्जेक्टिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस। ईच ऑफ दीज टाइप्स मे एज्यूम 1 or 2 फॉर्म्स, यूनिटरी और फेडरेशन। तो उसने कहा कि ये
जो एग्जेक्टिव्स हैं रिपब्लिकन में, इसमें एक टर्म, फिक्स टर्म के लिए लोग चुने जाते हैं और वो टर्म खत्म होती है तो इलेक्शन होते हैं और नए लोग आ जाते हैं। अब रिपब्लिक को वो कहता है आगे दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है इसके अंदर और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ यूनिटरी इरा फेडरल गवर्नमेंट में आइदर बी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट। तो यूनिटरी है, उसकी आगे दो टाइप्स हैं कि वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है या वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल एग्जेक्टिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जेक्टिव्स हैं दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। इन नॉन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप द एग्जेक्टिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उसकी मिसाल लीकॉक देता है। जैसे यूएसए का सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां प्रेसिडेंट जो है वो ही इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। इसकी अगर आप देखें डायग्राम देखें या इसका फ्लो चार्ट देखें तो जो क्लासिफिकेशन इसने की हुई है लीकॉक ने, उसके मुताबिक जो मॉडर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर दो तरह की हो सकती हैं, डिस्पोटिक हो सकती हैं और डेमोक्रेसी हो सकती है। तो डिस्पोटिक तो वो है जो आर्बिट्रेरी रूल है बाई 1%, जो डिक्टेटर है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है इसको उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक उसने कहा लिमिटेड मोनार्की है, एक उसने कहा रिपब्लिक है। अब अगर लिमिटेड मोनार्की की बात करें तो लिमिटेड मोनार्की के नीचे जो गवर्नमेंट हो सकती है वो यूनिटरी भी हो सकती है और फेडरल भी हो सकती है, और यूनिटरी के नीचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसी तरह फेडरेशन अगर है तो फेडरेशन के नीचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो अगर रिपब्लिकन है, यू कैन से डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में भी उसने कहा लीकॉक ने कि दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं, यूनिटरी हो सकती है और फेडरल हो सकती है, और दोनों के नीचे यूनिटरी के नीचे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ये लीकॉक की क्लासिफिकेशन जो डेमोक्रेसी के बारे में है, ये परफेक्टली वो है जो इस वक्त दुनिया में निज़ाम राइज। किसी जगह पे ये लिमिटेड मोनार्की की सूरत में काम कर रहे हैं और किसी तरह ये रिपब्लिक की सूरत में काम कर रहे हैं। तो ये लीकॉक की जो क्लासिफिकेशन है ये रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब है, और इस वक्त दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। समवेयर दीज आर डिस्पोटिक और किसी जगहों पे ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लिमिटेड मोनार्कीज हैं या रिपब्लिक, और रिपब्लिक के अंदर फिर यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट चल रही हैं और इसके नीचे फिर पार्लियामेंट्री और नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चल रही हैं। तो जो लीकॉक की क्लासिफिकेशन है ये आजकल के दौर में ग्राउंड रियलिटी के बहुत करीब तरीन। अब इसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं जो आजकल मॉडर्न क्लासिफिकेशन है स्टेट की, वो क्या है। रिसेंटली पॉलिटिक्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डेमोक्रेसीज, अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन। आजकल जो हमारे पास सिस्टम्स चल रहे हैं तो डेमोक्रेसीज हैं, इसके बाद अथॉरिटेरियंस गवर्नमेंट्स हैं और टोटलिटेरियन। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लास। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी 3 दर्जाबंदियां की हुई हैं। पहली दर्जाबंदी क्या है? द फर्स्ट ऑफ दीज हैज हाई सब सिस्टम ऑटोनॉमी सच एज ब्रिटिश एंड और पहली किस्म वो है जहाँ पे हाई सब सिस्टम ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा शफाफियत है डेमोक्रेसी, और ये सिस्टम राइज है ब्रिटिश में और अमेरिका। दूसरी किस्म जो है सब क्लास इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेड सब सिस्टम ऑटोनॉमी। वहाँ पे सब सिस्टम ऑटोनॉमी उतनी नहीं है जितनी हाई सब सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी हद तक ये ऑटोनॉमी होती है। और ये सिस्टम जो है ये फ्रांस में 3rd और 4th रिपब्लिक में पाया जाता था, इटली में और आफ्टर वर्ल्ड वार 2 एंड वेमर जर्मनी। तो ये सब सिस्टम जो है लिमिटेड सब सिस्टम, ये कुछ मुल्कों में ये एक्सरसाइज किया जाता है। ये वो मुल्क हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन उतनी मजबूत और उतनी शफाफ नहीं है जितनी बरतानिया में और अमेरिका।
Third is the democratic political system is made up of those with low subsystem autonomy. लो सब सिस्टम ऑटोनॉमी में वो मुल्क हैं जो जमहूरियत में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और जिसमें मैक्सिको की मिसाल दी जा सकती है। इसके बाद अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है वो लिबर्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन आर एब्सेंट आर मीनिंगलेस बट दे आर नॉट टायरेनिकल रिजीम्स। अथॉरिटेरियन में रूल्स मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उस पर अमल उसी तरीके से होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बड़ी रिगरस होती है, बड़ी एनफोर्समेंट के साथ होती है। इसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं या अगर मौजूद हों तो वो काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ दिखावे के लिए मौजूद होते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती और वो रूल जो है वो एक शख्स के पास होता है लेकिन वो टायरेनिकल नहीं, वो सिर्फ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट करता है, रहता उन्हीं लॉज के अंदर है जो बनाए हुए हैं। इसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। सोसाइटी इज ट्रेडिशनली ओरिएंटेड एंड पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय स्मॉल ग्रुप्स सच Society is traditionally oriented and power is exercised by small groups such as military leaders, bureaucrats or religious figures. तो इस तरह का जो गवर्नमेंट होती है उसमें ज़्यादातर पावर जो है वो मिलिट्री वालों के हाथ में हो या ब्यूरोक्रेटिक रूल हो, उसके उनके पास ये पावर होती है। एग्जाम्पल्स आर अर्जेंटीना, स्पेन एंड पोर्चुगल। तो इस तरह की जो हुकूमतें रही हैं ये बहुत से मुल्कों में ये रही, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स रही हैं। फिर टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम आर द प्री 1919 सोवियत यूनियन, फाशिस्ट रजीम इन इटली एंड नाजी सिस्टम इन जर्मनी। तो जो टोटलिटेरियन है ये बेसिकली दीज आर डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप। तो जो मॉडर्न इस वक्त क्लासिफिकेशन है वो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की 3 आगे टाइप्स हैं और उसके बाद अथॉरिटेरियन सिस्टम्स हैं जिसमें एक शख्स की हुकूमत है लेकिन वो रिगरसली लॉ फॉलो कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है, और तीसरी किस्म इसकी टोटलिटेरियन सिस्टम है जिसके अंदर फाशिस्ट गवर्नमेंट्स हैं या डिक्टेटरशिप्स हैं, और ये डिक्टेटरशिप्स हमने देखी हैं इटली में और जर्मनी में। The regime in the totalitarian system is based on a dominant leader supported by the mass party acting as an aggressive ideology that explains the condition of political action. The totalitarian regime is differentiated from an authoritarian system by its total control over the attempt to regulate in detail behavior and by the subordination of the organization of the state. तो ये मैं फ़र्क आपको इसका अथॉरिटेरियन का और टोटलिटेरियन का बता चुका हूँ कि ये क्या है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट क्या है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम पॉलिटिकल सिस्टम्स पे ऊपर होंगे। पहले हम उसको डिस्कस करेंगे क्या है और बाद मेरिट्स क्या है, फिर हम डिक्टेटरशिप को देखें कि उस मेरिट्स। अगले लेक्चर तक के लिए थैंक यू वेरी मच।